जय हिंद साथियों। आज की इस क्लास में हम सजीव जगत का जो वर्गीकरण है उसका भाग 2 पढ़ेंगे। पिछली क्लास में मैंने आपको प्रोटोजोआ के बारे में पढ़ा दिया था, जो कि हमारा जंतु जगत का पहला वाला वर्गीकरण था। अब हम इसमें आगे जंतु जगत का जो दूसरा वर्गीकरण है, इसका नाम है मेटाजोआ, के बारे में पढ़ेंगे। तो जो मेटाजोआ जंतु जगत होता है, इसके अंतर्गत कशेरुकी और अकशेरुकी जीव जंतु आते हैं। मतलब ऐसे जीव जंतु जिनके शरीर में रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, उन्हें कहते हैं हम कशेरुकी, और जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती है, उन्हें अपन कहते हैं अकशेरुकी। तो ये दोनों प्रकार के जो जीव जंतु होते हैं, वह मेटाजोआ जगत के अंतर्गत आते हैं। आगे है कशेरुकी जो जंतु होते हैं, उनको अपन कहते हैं संघ कॉर्डेटा। और जो अकशेरुकी होते हैं, जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती है, उन्हें अपन कहते हैं संघ अकार्डेटा। ठीक है। और आगे चल के जो ये हमारा जंतु जगत है मेटाजोआ वाला, ये दो भागों में बढ़ जाता है। पहला वाला कहलाता है संघ कॉर्डेटा और दूसरा वाला कहलाता है संघ अकार्डेटा। ठीक है। तो इसमें हम आज पहले पढ़ेंगे संघ कार्डेटा के बारे में। ठीक है। संघ कार्डेटा, तो जब इसकी बात की जाती है तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि इसकी स्थापना किसने की थी। तो एक वैज्ञानिक हैं जिनका नाम है बेल्फोर। तो बेल्फोर नाम के वैज्ञानिक ने सबसे पहले संघ कार्डेटा जंतु जगत की स्थापना की थी। इस जगत के अंतर्गत जो जीव जंतु होते हैं, उनमें एक पृष्ठ रज्जु, जिसे अपन क्या कहते हैं, रीढ़ की हड्डी। रीढ़ की हड्डी को एक अन्य नाम से जानते हैं मेरुदंड, और एक खोखली पृष्ठ, जिसे अपन कहते हैं तंत्रिका रज्जु, जिसे अपन कहते हैं मेरु रज्जु। तो ऐसे जीव जंतु जिनमें कम से कम एक रीढ़ की हड्डी हो और उसमें क्या हो, मेरु रज्जु, जिसे अपन बोलते हैं तंत्रिका तंत्र, तो उन्हीं को अपन क्या कहते हैं, संघ कार्डेटा कहते हैं। इस संघ के जीवों की विशेषताएं, जिसमें सबसे पहली विशेषता है कि यह जो जंतु होते हैं वह पूर्ण विकसित होते हैं, और इनके अंदर का जो रक्त परिसंचरण तंत्र होता है, वह धमनी, सिरा और केशिकाओं के माध्यम से होता है। आप लोगों ने नाम सुना होगा धमनी और सिरा का मुख्य रूप से। तो ऐसी वाहिकाएं जिनमें शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है, शुद्ध रक्त का मतलब होता है जिसमें ऑक्सीजन मिला होता है, उन्हें अपन कहते हैं धमनी। ऐसी वाहिकाएं जिनमें अशुद्ध रक्त मतलब कार्बन डाइऑक्साइड मिला होता है, उन्हें कहते हैं शिराएं। और ऐसी वाहिकाएं जो अत्यंत पतली होती हैं, जिनमें शुद्ध और अशुद्ध दोनों प्रकार का रक्त होता है, उन्हें अपन बोलते हैं केशिकाएं। तो संघ कार्डेटा जगत के जो जीव जंतु होते हैं, उनके अंदर बंद रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। आगे है पूर्ण विकसित, मतलब संघ कार्डेटा के जो जीव जंतु होते हैं, उनमें तंत्रिका तंत्र, पाचन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र और प्रजनन तंत्र पूर्ण रूप से क्या होता है, विकसित होता है। आगे है इसके अंतर्गत कुल 13 वर्ग आते हैं, और इन 13 वर्गों में से हम कुछ ही वर्गों को पढ़ेंगे, क्योंकि वही हमारे एग्जाम के लिए क्या होते हैं, इम्पोर्टेंट होते हैं। ठीक है। आगे है इस वर्ग के जो जंतु होते हैं वह अंडयुज भी होते हैं और जरायुज भी होते हैं। अब इन दो शब्दों का अर्थ क्या होता है। अंडयुज का मतलब होता है कि ऐसे जीव जंतु जो जब प्रजनन करते हैं और उनके बच्चों का जन्म होता है, तो वह अंडे के रूप में होता है। जो अंडे देने की क्षमता रखते हैं उन्हें कहते हैं अंडयुज, और जो सीधे बच्चों को जन्म देते हैं उनको अपन कहते हैं जरायुज। तो ये दोनों प्रकार के जो युज हैं, ये संघ कार्डेटा के अंतर्गत पढ़े जाते हैं। कहने का अर्थ है कि संघ कार्डेटा के सभी जीव जंतु अंडयुज और जरायुज होते हैं, जिनमें हम आगे करके क्लासीफाई करके पढ़ेंगे। आगे इस संघ के जीव जंतु एक लिंगी होते हैं, मतलब इनको प्रजनन करने के लिए केवल इनके पास एक ही क्या होता है, लिंग होता है। ठीक है। आगे है इसी में कि संघ कार्डेटा के महत्वपूर्ण वर्ग। ऊपर मैंने पढ़ाए हैं आपको कि 13 वर्ग होते हैं केवल संख्या, और इन 13 में से केवल हम 5 वर्गों को पढ़ेंगे, जिसमें पहला वर्ग है आपका मत्स्य वर्ग, जिसे आप बोलते हैं फाइसिस। दूसरा पढ़ेंगे हम उभयचर वर्ग, जिसे बोलते हैं एम्फीबियन। तीसरा होता है सरीसृप वर्ग, जिसे आप बोलते हैं रेप्टाइल।
चौथा होता है पक्षी वर्ग जिसे बोलते हैं एवेस। पांचवा होता है स्तनधारी वर्ग मतलब हमारा वाला वर्ग जिसे अपन बोलते हैं मैमिलाई या मैमल्स। तो ये 5 मुख्य वर्ग हैं जो कि संघ कार्डिटा के अंतर्गत पढ़ाए जाते हैं और पढ़े भी जाते हैं। मैंने कल की क्लास में इसका एक चार्ट बनवाया था, उस चार्ट को देखकर आप इसको समझ सकते हैं। ठीक है, सबसे पहला संघ कार्डिटा का वर्ग है, नाम है मत्स्य वर्ग। जब भी हम मत्स्य वर्ग के बारे में बात करते हैं तो यह एक ऐसा वर्ग होता है जिसके जीव जंतु पूरी तरीके से क्या होते हैं, जलीय होते हैं, मतलब जल में निवास करते हैं। और कैसे जल में रहते हैं, लवणीय जल में या फिर मृदु जल में। लवणीय जल कैसा होता है, जिसमें नमक की मात्रा क्या होती है, ज़्यादा होती है। मृदु जल मतलब होता है फ्रेश वाटर, जो हम घर में पानी पीते हैं उसी को अपन क्या कहते हैं, मृदु जल। तो इन दोनों जलों में कौन रहता है, मत्स्य वर्ग के जलीय जीव उपस्थित होते हैं। ठीक है, अगला बिंदु, यह अनियत तापी होते हैं। इसका मतलब ये होता है, देखो यहाँ पे पीछे लिखा है तापी। तापी मतलब होता है तापमान, मतलब यदि ज़्यादा गर्म जगह हो जाए तो गर्म जगह में ये नहीं रह पाते हैं। अर्थात अनियत तापी का मतलब होता है यह केवल ठंडे स्थानों पर ही पाए जाते हैं। अगला बिंदु है कि इनके शरीर पर कांटेनुमा या फिर शल्क या फिर धारा रेखित संरचना पाई जाती है, जो कि इनके शरीर के ऊपर का बाह्य कंकाल तंत्र बनाती है। तो प्रश्न है कि बाह्य कंकाल तंत्र मत्स्य वर्ग के जीवों में किस प्रकार का होता है, तो आंसर हो जाएगा कांटेनुमा, शल्क और धारा रेखित। अगला है कि मत्स्य वर्ग के जीवों के जो हृदय होता है उसमें कितने कोष्ठक होते हैं, तो इनमें होते हैं 2 कोष्ठक, मतलब 2 चैम्बर होते हैं, जिनमें एक होता है आलिंद और दूसरा क्या होता है, निलय। इसे कहेंगे आप ऑरिकल और इसे कहेंगे आप वेंट्रिकल। तो इन दोनों में, ऑरिकल में और वेंट्रिकल में, केवल अशुद्ध रक्त ही क्या होता है, पंप होता है। कहने का मतलब है कि मत्स्य वर्ग के जीवों में जो हृदय में चैम्बर होते हैं उनकी संख्या होती है 2, और उनमें जो खून पंप होता है बाहर की तरफ वह कैसा होता है, अशुद्ध रक्त होता है। अशुद्ध रक्त का मतलब होता है ऐसा रक्त जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड मिला होता है। ठीक है, आगे है श्वसन करने के लिए। मत्स्य वर्ग के जो जीव जंतु हैं उनको श्वसन करने के लिए गलफड़े या फिर क्लोम या फिर गिल्स क्या होते हैं, पाए जाते हैं, जो क्या करते हैं, पानी में जो घुली हुई क्या है, ऑक्सीजन। यहाँ पे मैं इसको लिखना भूल गया हूँ, आप बीच में लिख देना इसमें, कि जो कि जल में घुली हुई ऑक्सीजन को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। ठीक है, हम कैसे करते हैं श्वसन, फेफड़ों के द्वारा करते हैं। वायुमंडल में ऑक्सीजन रहती है, उसे फेफड़ों के द्वारा अंदर खींचते हैं और श्वसन की क्रिया को पूरा करते हैं। ये लोग क्या करते हैं, जल में घुली हुई ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं। आगे हैं, यह अंडयुज होते हैं। ऊपर अभी मैंने पढ़ाया था आपको कि संघ कार्डिटा के जीव जंतु अंडयुज या फिर क्या होते हैं, जरायुज होते हैं। तो केवल मत्स्य वर्ग के जितने भी जीव जंतु होंगे मत्स्य वाले, वो सभी के सभी क्या होते हैं, अंडयुज होते हैं, जिसे आप ओविपारा कहते हैं। अर्थात जो प्रजनन के बाद में जब बच्चों को जन्म देते हैं तो सबसे पहले क्या देते हैं, अंडा देते हैं। ठीक है, आगे है, इस वर्ग के से कौन कौन से उदाहरण है जो कि आपकी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आएगा शार्क, दूसरा होगा तारपीडो, उसके बाद होगा रोहू, कतला, ये सब मछली की प्रजातियां हैं। उसके बाद भेटकी, हिप्पोकैम्पस जिसे आप समुद्री घोड़ा भी कहते हैं, एनाबस, मेडेरियन मछली, एंगलर, डॉगफिश, सिंगी इत्यादि। ये सभी के सभी जो मैंने नाम पढ़े हैं ये सभी मत्स्य वर्ग के अंतर्गत आने वाले जीव जंतु हैं। ठीक है, अब आगे है इसमें मत्स्य वर्ग से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु। इसमें सबसे पहला बिंदु है सार्क। सार्क का जो वैज्ञानिक नाम होता है वह क्या होता है, स्कोलियोडन। क्या पढ़ते हैं, स्कोलियोडॉन शार्क का वैज्ञानिक नाम है, और शार्क को ही हम डॉग फिश के नाम से जानते हैं। सबसे पहला महत्वपूर्ण बिंदु आपको ये याद करना है। दूसरा है तारपीडो, ये एक प्रकार की मछली होती है जो कि अपने आप में से 440 वोल्ट का इलेक्ट्रिक करंट पास करती है, इसलिए इसी को अपन क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक रे फिश। ठीक है, तीसरा है मांगुर। मांगुर का वैज्ञानिक नाम होता है क्लेरियसिस, जिसे अपन कैट फिश के नाम से जानते हैं। अगला है रोहू मछली। तो रोहू मछली का जो वैज्ञानिक नाम होता है वह क्या होता है, लैबियो रोहिता। तो ये नाम आपको इसमें
याद रखना है। अगला बिंदु है हिप्पोकैम्पस, जो कि एक प्रकार की समुद्री मछली या मीन है, जिसे अपन समुद्री घोड़ा या फिर सी हॉर्स के नाम से जानते हैं, क्योंकि इसका जो आकार होता है वह छोटे घोड़े के समान होता है। ठीक है। अगला बिंदु है कि जो मत्स्य वर्ग के जितने भी जीव होते हैं, इनके शरीर के अंदर वायु की एक थैली होती है, जिसमें क्या होती है, एयर भरी होती है। क्यों भरी होती है? क्योंकि जितने भी जलीय जीव होते हैं वह पानी में अत्यधिक गहराई पर रहते हैं, और गहराई पर जब रहते हैं तो पानी का दबाव उनके शरीर पर पड़ता है। तो उस दबाव को कंट्रोल करने के लिए अंदर से उनके अंदर वायु की एक थैली होती है, जो दबाव को बाहर की तरफ लगाती है, जिससे उनके शरीर पर पड़ने वाला पानी का दबाव क्या होता है, संतुलित होता है। कहने का मतलब है कि मत्स्य वर्ग के सभी वर्गों के जो जीव जंतु हैं, उनके शरीर में एक हवा की थैली होती है, जिसे बाताशय कहते हैं, और ये थैली जल के दबाव को क्या करती है, नियंत्रित करती है। वेरी मोस्ट आईएमपी पॉइंट है, इसे आप याद रखेंगे। ठीक है। अब आगे है इसमें उभयचर वर्ग। उभयचर वर्ग का मतलब होता है कि ऐसे जीव जंतु जो कि पानी में और स्थल पर, भूमि दोनों जगह पर रह सकते हैं, उसी को कहते हैं अपन उभयचर। उभयचर को इंग्लिश में एम्फीबियंस कहते हैं। ठीक है। आगे है, यह भी कैसे होते हैं, अनियत तापी होते हैं, मतलब कोल्ड बोल्डेड एनिमल, मतलब ठंडी जगहों पर ही ये रह सकते हैं। जैसे ही तापमान ज़्यादा होगा तो उस स्थान पे ये नहीं रह पाएंगे। ठीक है। तो ये वाले जो बिंदु हैं अनियत तापी वाले, ये भी आपको इसमें याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। आगे है, इनके शरीर पर किसी भी प्रकार का शल्क, बाल या फिर पंख नहीं पाए जाते हैं। मतलब इनके शरीर के ऊपर की जो बाहरी त्वचा होती है वह एक ग्रंथि या गांठ के समान होती है, जिसे आप ग्रंथिमय कहते हैं, और यही इनका क्या होता है, कंकाल तंत्र होता है। ठीक है। आगे है हृदय। तो उभयचर के वर्ग के जो जीव जंतु होते हैं, इनके हृदय में 3 चैम्बर होते हैं, जिन्हें आप 3 कोष्ठक कहते हैं, जिनमें क्रमशः 2 आलिंद होते हैं और एक क्या होता है, निलय होता है। जब जब 3 कोष्ठक पढ़ेंगे तो इस कंडीशन में यह शुद्ध रक्त और अशुद्ध रक्त दोनों प्रकार के रक्त को पंप करते हैं। शुद्ध रक्त का अर्थ है जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा मिली होती है। अशुद्ध रक्त का मतलब है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा मिली होती है। ठीक है। तो दोनों प्रकार के रक्त को ये क्या करते हैं, पंप करते हैं। लेकिन इससे पहले जो हम पीछे पढ़ के आए मत्स्य वर्ग, वह केवल अशुद्ध रक्त को ही पंप करते हैं। ठीक है। अब आगे है इसमें कि श्वसन क्रिया। उभयचर वर्ग के जो जीव जंतु होते हैं वह श्वसन क्रिया त्वचा या फिर फेफड़ों से करते हैं। जब वह पानी के अंदर पहुंचते हैं तो अपनी त्वचा से श्वसन करते हैं, और जब वो भूमि के ऊपर आते हैं तो अपने फेफड़ों के द्वारा श्वसन करते हैं। इसलिए मैंने दोनों नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं। आगे है, इनका जो कंकाल तंत्र होता है वह हड्डियों के समान अस्थिमय होता है, मतलब हड्डी का बना होता है, और इनमें जो प्रजनन की क्रिया होती है वह कैसी होती है, बाह्य निषेचन के द्वारा होती है। तो जब आगे आपका चैप्टर आएगा निषेचन वाला, तो उसमें मैं आपको आंतरिक निषेचन और बाह्य निषेचन दोनों समझा दूंगा। अभी फिलहाल में आप केवल इतना याद रखिए कि उभयचर वर्ग के जो जीव जंतु होते हैं उनमें प्रजनन की क्रिया बाह्य निषेचन होती है। इससे पहले जो मत्स्य वर्ग वाले होते हैं उनमें ये क्रिया आंतरिक होती है। ठीक है। अगला बिंदु है, यह भी अंडयुज होते हैं, मतलब जब ये अपने बच्चों को जन्म देते हैं तो ये पहला क्या देते हैं, अंडे देते हैं। उन्हीं को अपन क्या बोलते हैं, अंडयुज कहते हैं। अर्थात मत्स्य वर्ग के जीव और उभयचर वर्ग के जीव दोनों ही क्या होते हैं, अंडयुज होते हैं। ठीक है। आगे है इनके उदाहरण। तो उदाहरण में सबसे पहले है प्रोटियस, फिर क्या है, नेक्टियूरस, फिर है साइरेन, सैलामेंडर, मेंढक, टेडपोल। टेडपोल मतलब होता है मेंढक का बच्चा। उसके बाद है इक्थियोफिस, टोड, हाइला, एलिटीज। तो जितने भी मैंने ये नाम लिखे हैं ये सभी के सभी उभयचर वर्ग के जीव जंतु हैं। ठीक है। अब आगे है इसमें उभयचर वर्ग से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु, जिसमें सबसे पहला बिंदु है हाइला। तो हाइला नाम का जो मेंढक होता है उसे हम वृक्षीय मेंढक या फिर वृक्ष मंडूक, मंडूक मतलब संस्कृत में कहते हैं मेंढक को, अर्थात ट्री फ्रॉग के नाम से जानते हैं। अगला बिंदु है टोंड। तो टोंड नाम का जो उभयचर जंतु होता है उसका वैज्ञानिक नाम होता है ब्यूफो, और ये जो ब्यूफो होता है यह केवल रात के समय ही क्या करता है, अपना शिकार करता है। अगला बिंदु है
कि मेंढक के बच्चे को टेडपोल लार्वा कहा जाता है, और जब ये इस स्थिति में होता है, बच्चे वाली स्थिति में, तो यह अपनी त्वचा या क्लूम के द्वारा क्या करता है, श्वसन करता है। और जब ये धीरे धीरे बड़ा होने लगता है और जब भूमि पर भी आने के लायक बन जाता है, तो उस स्थिति में ये क्या करता है, अपने फेफड़ों के द्वारा श्वसन करता है। ठीक है, आपने देखा होगा कि बरसात के समय पर ही ज़्यादा मेंढक आते हैं, क्योंकि उस समय ये क्या करते हैं, सबसे ज़्यादा प्रजनन करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं, अपनी प्रजाति को बढ़ाते हैं। ठीक है, आगे है एटा एलिटीज। तो एलिटीज को हम क्या करते हैं, धात्री सेक के नाम से जानते हैं, इंग्लिश में इसको मिडवाइफ टोड कहते हैं। ठीक है, आगे है इक्तियोफिस नाम का जो उभयचर जंतु होता है, इसमें किसी भी प्रकार के पैर नहीं होते हैं, जिन्हें अपन कहते हैं पाद। ठीक है, तो उभयचर वर्ग के जो जीव जंतु होते हैं, इनमें पैर होते हैं, उंगलियां भी होती हैं, लेकिन इसको छोड़कर, किसको, इक्तियोफिस नाम के उभयचर जंतु को छोड़कर। ठीक है, अब हम आज की क्लास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करते हैं। आज की क्लास का सबसे पहला प्रश्न है कि द्वि नामकरण का अर्थ है पादप का नाम दो शब्दों में लिखना होता है तो वे होते हैं, इसी में पादप होता है या फिर जंतु होते हैं। तो सबसे पहले आगे का नाम होता है उसका वंश का नाम, और उसके बाद उसके कुल या जाति का नाम होता है। तो इसका जो आंसर होगा वह ऑप्शन नंबर ए होगा। तो द्वि नामकरण का अर्थ होता है वंश और जाति का नाम लिखना। ठीक है, अगला प्रश्न है कि अमीबा के पादप, पादप मतलब होते हैं पैर, पैर उसके। ठीक है, तो किसमें सहायता करते हैं, केवल गति करने में, गति देने एवं भोजन पकड़ने में, केवल भोजन का आभास कराने में, केवल भोजन पकड़ने में। तो जो अमीबा के पैर होते हैं वह गति करवाने में और भोजन को पकड़ने में, दोनों प्रकार के कामों को पूरा करने के लिए होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि जंतु जगत के जीवों को कहा जाता है मेटाजोआ, प्रोटोजोआ, यूकेरिया या इनमें से कोई नहीं। अभी कुछ देर पहले मैंने आपको पढ़ाया था कि जंतु जगत के जितने भी जीव होते हैं उन्हें अपन क्या बोलते हैं, मेटाजोआ कहते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वह क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है इसमें कि प्रोटोजोआ में पोषण होता है प्राणी सम से, पादप सम से, मिश्र पोषी। तो मैंने पीछे आपको पढ़ाया है कि प्रोटोजोआ हर एक विधि से क्या करते हैं, अपना पोषण पूरा करते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा यह सभी। ठीक है, अगला प्रश्न है इसमें कि अमीबा में उत्सर्जन किसके द्वारा होता है, केंद्रक द्वारा, पैरामोडियम द्वारा, कोशिका कला द्वारा या फिर संकुचनशील रिक्तिका के द्वारा। तो अमीबा में छोटे छोटे पैर होते हैं, तो उनसे तो क्या करता है, भोजन पकड़ लेता है वो और गति कर लेता है, और उसी के साथ साथ क्या होता है, उसकी कोशिकाओं के अंदर क्या होती हैं, रिक्तिकाएं होती हैं, जो क्या काम करती हैं, उसको संकुचनशील बनाने में सहायता करती हैं, और इन्हीं रिक्तिकाओं से क्या करता है, वो उत्सर्जन करता है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है इसमें कि वर्ग हाइड्रोजोआ के जंतु होते हैं समुद्री, एकांकी, स्वच्छ या फिर ये सभी। तो यह सभी क्या होगा, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि हाइड्रा है कोरल, स्पंज, पॉलिप या फिर मेड्यूसा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वह क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। हाइड्रा एक स्पंजी जीव होता है जो कि एक प्रकार का प्रोटोजोआ है। ठीक है, अगला प्रश्न है इसमें कि कार्डेट्स के किस भाग में गुदा पाई जाती है। तो उनका जो पीछे वाला भाग होता है उसी भाग में क्या होता है, गुदा द्वार। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि उभयचरों में हृदय होता है द्विकोष्ठीय, त्रिकोष्ठीय, चार कोष्ठीय, अकोष्ठीय। अभी थोड़ी देर पहले बढ़ाया था मैंने आपको कि जितने भी मत्स्य वर्ग वाले होते हैं उनमें तो होता है द्विकोष्ठीय, लेकिन जो हमारे उभयचर होते हैं उनमें कैसा होता है, त्रिकोष्ठीय। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है इसमें कि ऊर्जा की मुद्रा होती है। तो ऊर्जा मतलब होता है एटीपी, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। ए मतलब होता है एडिनो, टी मतलब होता है ट्राई, और पी मतलब होता है फॉस्फेट। ये ऊर्जा का एक प्रकार का रूप होता है जो कि ग्लूकोज के टूटने के बाद में प्राप्त होता है। ठीक है, तो मानव के शरीर में या किसी भी जीव के अंदर ऊर्जा मतलब क्या होता है, एटीपी। तो यही इसका क्या होगा, सही आंसर होगा। ठीक है, अब हम इसमें आगे ब्रह्मांड से संबंधित
शेष बचे हुए प्रश्नों को हल करते हैं, जिसमें आज की क्लास का प्रश्न है कि डायमंड रिंग किसकी घटना होती है। तो डायमंड रिंग कब बनती है? जब कभी भी सूर्य ग्रहण पड़ता है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह क्या होगा? सूर्य ग्रहण के दिन हमेशा क्या होती है? डायमंड रिंग बनती है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि सिजगी है। सिजगी का मतलब होता है जब कभी भी सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी ये तीनों के तीनों एक साथ एक सीधी सरल रेखा में जाए, जिससे तीनों के साथ 180 डिग्री का कोण बनता है। तो उस स्थिति को हम क्या कहते हैं? सिजिगी कहते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है कि चंद्र ग्रहण का कारण क्या होता है? तो चंद्र ग्रहण जब पड़ता है जब पृथ्वी से हमें चंद्रमा दिखाई नहीं पड़ता है। कहने का मतलब है ये है आपका सूर्य, ये कौन है? हमारी अर्थ, और ये कौन है? हमारा मून। तो जब कभी सूर्य और चंद्रमा के बीच में कौन आ जाती है? पृथ्वी आ जाती है। तो उस कंडीशन में क्या लग जाता है? चंद्र ग्रहण। तो ये इसका आंसर सही होगा कि पृथ्वी एवं सूर्य के बीच में नहीं, पृथ्वी एवं चंद्रमा के बीच में नहीं, सूर्य एवं चंद्रमा के बीच में क्या जाती है? पृथ्वी। ये जो मैंने समझाया यही इसका क्या होगा? सही आंसर होगा। ठीक है। अगला प्रश्न है इसमें कि चंद्र ग्रहण घटित होता है कब? हमेशा पूर्णिमा के दिन। तो दो बातें याद रखना है कि जब जब आपसे पूछा जाए कि सूर्य ग्रहण कब होता है तो आंसर कहेगा आपका क्या? अमावस्या के दिन। और जब जब चंद्र ग्रहण की बात करेगा तो वह हमेशा पूर्णिमा के दिन होता है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि सूची 1 और सूची 2 को हमें क्या करना है? मैच करना है। यहाँ पर इनका एक कोड दिया है, उस कोड के अकॉर्डिंग इसे सॉल्व करना है। तो प्रश्न है कि सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? हमारा बुध ग्रह। दूसरा है कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? हमारा बृहस्पति। सौर मंडल में सूर्य से दूसरे स्थान पर कौन सा ग्रह है? शुक्र ग्रह। और सूर्य से सबसे दूरी पर कौन सा है? नेपच्यून ग्रह। तो भैया ए का हो जाएगा फर्स्ट वाला। तो पहले वाले में देखिए आप ए का सेकंड, तो ये दिया है फर्स्ट, तो ये इसी में अकेला दिया है, बाकी किसी में नहीं दिया। तो ये वाला जो आंसर होगा, ये वाला ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। ठीक है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे शुक्र ग्रह कहते हैं? तो ये जो नाम लिखे हैं ये इंग्लिश में लिखे हैं। प्लूटो को तो प्लूटो ही कहेंगे। ठीक है। जुपिटर मतलब होता है बृहस्पति ग्रह, वीनस मतलब होता है शुक्र ग्रह, और मार्स मतलब होता है मंगल ग्रह। तो वीनस इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है कि सूर्य और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी लगभग कितनी है? तो ये है हमारी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर, मतलब 150 गुणा 10⁶ किलोमीटर। इसे चेंज करेंगे आप तो ये आपका लगभग 15 करोड़ किलोमीटर निकल के आता है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि ग्रह क्या है ऐसे अप्रकाशमान पिंड जो टिमटिमाते नहीं? ग्रह टिमटिमाते नहीं है, और पहली बात तो ग्रहों के पास अपना खुद का प्रकाश होता ही नहीं है। तो इसका जो आंसर होगा वह क्या होगा कि ऐसे अप्रकाश पिंड जो टिमटिमाते नहीं है उन्हीं का नाम क्या होता है? ग्रह होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। ठीक है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से ग्रह के सर्वाधिक प्राकृतिक उपग्रह अथवा चंद्र हैं? बृहस्पति, मंगल, शनि या फिर शुक्र? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वह क्या हो जाएगा? बृहस्पति। बृहस्पति ग्रह के सर्वाधिक क्या है? प्राकृतिक उपग्रह। लेकिन वर्तमान समय में इनके ग्रहों की संख्या परिवर्तित होती रहती है, तो एक बार आप इसको अपडेट करके चेक कर लीजिए। ठीक है। अगला प्रश्न है कि मंगल की परिक्रमा कक्षा में जाने वाले प्रथम एशियाई देश का नाम बताएं। मतलब ऐसा कौन सा देश था जो कि अपने प्रथम प्रयास में ही क्या हो गया? मंगल की परिक्रमा कक्षा में पहुंच गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वह क्या होगा? भारत। जो कि मंगल मिशन लॉन्च हुआ था उसके अकॉर्डिंग इसका सही आंसर होगा भारत। ठीक है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित को आकार के अनुसार घटते हुए क्रम में लगाइए। अब घटते क्रम का मतलब क्या होता है? पहले बड़ा, फिर उसके बाद छोटा, और लास्ट में जाके सबसे छोटा। तो इन सभी ग्रहों में पहले सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा ग्रह कौन सा होता है? बृहस्पति ग्रह। फिर इससे छोटा कौन सा होता है? शनि ग्रह। तो पहले नंबर पे तो यही आएगा आपका, फर्स्ट नंबर पे। सेकेंड नंबर पे ये आएगा। तीसरे नंबर पे कौन आएगा? आपका यूरेनस। और चौथे नंबर पे कौन आएगा? आपका पृथ्वी। ठीक है। तो ये वाला जो ऑर्डर होगा इसका सही आंसर होगा। ठीक है। अगला प्रश्न है
कि पृथ्वी का वह यमज नक्षत्र कौन सा है जो आमाप, घनत्व और द्रव्यमान में एकदम पृथ्वी के जैसा दिखता है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह क्या हो जाएगा? शुक्र। शुक्र ग्रह लगभग हर एक चीज से पृथ्वी के समान दिखाई पड़ता है, लेकिन वहां पे जीवन संभव नहीं है, क्योंकि वहां पे सल्फर डाइऑक्साइड के क्या है, बहुत ज्यादा बादल है, और इसी की वजह से वहां पर एसिड रेन होती है। तो आपको पता होना चाहिए एकमात्र ऐसा ग्रह जहां पर अम्लीय वर्षा होती है, तो आंसर हो जाएगा शुक्र ग्रह। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का पृथ्वी के समान जो बना है, तो आंसर क्या हो जाएगा? शुक्र ग्रह। ठीक है, अगला प्रश्न है कि सूर्य के बाह्यतम परत को क्या कहते हैं? तो सूर्य का जो बाहर वाला परत होता है, जब सूर्य ग्रहण नहीं लगा है तब की बात कर रहे हैं, तो उसका आंसर हो जाएगा वर्णमंडल। तो इसका सही आंसर आएगा वर्णमंडल। और यदि यही क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का बाह्य परत, तो आंसर होता है कोरोना या क्रीट। तो अभी इसका क्वेश्चन का आंसर होगा वर्णमंडल। ठीक है, अगला प्रश्न है कि एक ग्रह की अपने कक्षा में सूर्य से न्यूनतम दूरी क्या कहलाती है? तो कोई भी ग्रह जब सूर्य से सबसे ज्यादा पास में होता है, तो उस घटना को उपसौर कहते हैं, और जब वो सूर्य से सबसे ज्यादा दूर पहुंच जाता है, तो उस घटना को क्या बोलते हैं? अपसौर कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कि अनियात तथा विषुव के संदर्भ में या संबंध में दिए गए जोड़ों में से कौन सा सही नहीं है? मतलब 21 मार्च, 21 जून, कर्क रेखा, 30, तो ये पॉइंट सही है हमारे। इसका मतलब ये है कि 21 मार्च के दिन सूर्य के प्रकाश की किरणें कहाँ पड़ती हैं? सीधी भूमध्य रेखा पर। और इस दिन कब पड़ती हैं? कर्क रेखा पर। इस दिन कब पड़ती हैं? उत्तरी ध्रुव पर। तो ये वाला गलत है हमारा। तो ऑप्शन नंबर बी जो हमारा है 22 दिसंबर, ये वाला क्या है? उसका गलत आंसर है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि उत्तरी गोलार्ध के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो सबसे पहला है वसंत विषुव 21 मार्च को होता है। इसका मतलब है कि भूमध्य रेखा पर 21 मार्च को सूर्य की प्रकाश की किरणें उत्तरी गोलार्ध में पड़ती हैं। तो ये वाला क्वेश्चन, ये वाला जो पॉइंट है पहला वाला सही है। दूसरा वाला है उत्तरी अनयांत 22 दिसंबर को होता है, तो ये बात भी सही है। शरद विषुव 23 को, तो ये वाला क्या है? गलत। दक्षिणी अनयांत 21 जून को, तो ये वाला पॉइंट भी क्या है? गलत। तो इसका जो आंसर होगा वह 1 और 2 क्या होगा? सही होगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस वैज्ञानिक ने यह सिद्ध किया था कि सूर्य के चारों ओर प्रत्येक नक्षत्र मार्ग दीर्घ वृत्ताकार होता है? मतलब प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर एक दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में गति करते हैं या परिक्रमा करते हैं। तो ये बात हमें बताई थी केपलर नाम के वैज्ञानिक ने। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सही। अगला प्रश्न है कि सौर मंडल का हीलियोसेंट्रिक मॉडल सर्वप्रथम किसके द्वारा दिया गया था? तो जो हीलियोसेंट्रिक मॉडल है ये हमें दिया था कॉपरनिकस नाम के वैज्ञानिक ने। ठीक है, अगला प्रश्न है कि ब्लू मून क्या होता है? तो ब्लू मून का मतलब होता है कि महीने में आने वाला दूसरा पूरा चांद। यदि किसी भी माह में दूसरे बार जब चंद्रमा आएगा जो कि पूरा होकर आएगा, तो उसी को क्या बोलते हैं? अपन ब्लू मून कहते हैं। ठीक है, अगला है ट्राइटन किस ग्रह का उपग्रह है? तो ये नेपच्यून नेपच्यून जो ग्रह है इसका एक क्या है? प्राकृतिक उपग्रह है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि प्लूटो के चांद को किस नाम से जानते हैं? तो प्लूटो के चांद को बोलते हैं चेरोन। तो ये क्या होगा? इसका सही आंसर होगा, क्योंकि ट्राइटन हो जाएगा किसका? नेपच्यून का। लूना पता नहीं मुझे। गैनीमेड किसका है? दूसरे वाले इस ग्रह का। ठीक है, अगला है कि उर्सा मेजर अथवा बिग मियर एक प्रकार का खालिस्तान है। तो यह एक प्रकार का नक्षत्र मंडल, जैसे कि हमारा सप्तऋषि वगैरह है, वैसा ही क्या है? इनका एक नक्षत्र मंडल है जो कि ऊर्जा मेसर और बिग मियर प्रकार का है। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न है कि हमारे सौर मंडल के निम्नलिखित में से किस ग्रह का द्रव्यमान सबसे कम है? तो जो सबसे पहले नंबर पे ग्रह है बुध, उसका द्रव्यमान सबसे कम है। बृहस्पति का द्रव्यमान सबसे ज्यादा है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। ठीक है, तो ऐसे करते हुए हमने ब्रह्मांड से संबंधित लगभग 200 से भी अधिक क्वेश्चनों को हल कर लिया है। तो एक बार आप सभी वीडियो को ध्यान से अच्छे से देख लें। यदि किसी भी क्वेश्चन में आपको क्वेरी आ रही है, कोई समस्या आ रही है, तो कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो इस क्लास की जो पीडीएफ होगी वह आपको हमारे टेलीग्राम के चैनल पर शेयर कर दी जाएगी, वहाँ से आप इसे प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।